नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल अगेन टू द मोस्ट कॉम्प्रीहेंसिव एंड टू द पॉइंट यूपीएससी 5 मिनट करंट अफेयर सीरीज, जहां पे हम पास्ट कुछ लेक्चर्स में बजट को डिस्कस कर चुके हैं, इकोनॉमिक सर्वे को डिस्कस कर चुके हैं, बहुत सी गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस कर चुके हैं बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प वीडियोस के थ्रू। बिल्कुल उसी तरह इस वीडियो में हम अगली गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान, SSA। ये स्कीम एक इंटीग्रेटेड स्कीम है टू प्रोवाइड स्कूल एजुकेशन। तो आपने पहला जवाब यहां पे लिया कि ये स्कीम कौन से सेक्टर के लिए है। यूपीएससी आपसे ये पूछ सकता है, तो आपको बताना है कि ये ओवरआर्किंग प्रोग्राम जो है इट इज फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर। फिर अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस स्कीम के अंतर्गत कौन कौन सी क्लासेस में ये प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाएगा। तो आपको जवाब पता होना चाहिए कि प्री स्कूल से लेकर क्लास 12 तक इस प्रोग्राम को एक्सटेंड किया जाएगा। अब अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि इस स्कीम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है। तो आपको यहां पे ये पता होना चाहिए, ऑफ कोर्स नाम से समझ में आ गया। अगर आपको ऑब्जेक्टिव पता चल गया कि स्कूल एजुकेशन के लिए एक ओवरआर्किंग प्रोग्राम चलाया है तो एजुकेशन के लिए होगा, मगर आपसे यह पूछा जाएगा कि इस स्कीम के थ्रू कैसे आप स्कूल एजुकेशन को पहुंचा रहे हो फ्रॉम प्री स्कूल टू 12। तो यहां पे जो एम लिया गया है वो 2 T's पे लिया गया है, 2 T। इसमें एक T स्टैंड करता है टीचर के लिए और दूसरा T स्टैंड करता है टेक्नोलॉजी के लिए। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा कि उन 3 स्कीम्स का नाम बताओ जिन 3 स्कीम्स को इसके अंदर, दैट इज समग्र शिक्षा अभियान के अंदर सब्ज्यूम कर दिया गया है, या फिर आप समझ सकते हो कि मर्ज कर दिया गया है। तो जवाब हो जाएगा सबसे पहला RMSA। फुल फॉर्म है राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। सेकेंड स्कीम का नाम है टीचर एजुकेशन और थर्ड स्कीम का नाम है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान याद आ गया आपको, स्कूल चले हम। इसके बाद जो सबसे प्रोमिनेंट क्वेश्चन यहां पे हम इससे रिलेटेड उठेगा वो उठेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये आ रहा है। तो क्या ये बिल्कुल भी जानना टफ है कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD के अंतर्गत ये स्कीम आती होगी, डेट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट? बिल्कुल भी नहीं। इसी के साथ साथ अगर इसके और कुछ ऑब्जेक्टिव्स पे हम लोग चलें तो हो सकता है यूपीएससी हमसे कुछ इस तरीके के पॉइंट्स बना के पूछे कि क्या स्कूल एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करना है, तो बोलना हाँ करना है। क्या यहाँ पे जो कॉन्सेप्चुअल डिजाइन होती है स्कूल एजुकेशन की, जो ट्रेडिशनल वे होते थे हमारे, क्या उसको हम चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हमारे स्कूल एजुकेशन को होलिस्टिकली हम लोग बदल पाए ऑन ऑल लेवल्स, जैसे दैट इज प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल? तो हाँ, क्योंकि प्री स्कूल से लेकर 12th क्लास तक इस प्रोग्राम के अंतर्गत क्लासेस आ रही हैं। तो यहाँ पे एक ये जो स्कीम है इसका ब्रॉडर गोल जो है वो स्कूल इफेक्टिवनेस को मेजर करना और स्कूल इफेक्टिवनेस को बढ़ाना तो है ही, साथ ही इक्वल अपॉर्चुनिटीज को भी प्रोवाइड करना है। यह आप ध्यान रखना, यूपीएससी हो सकता है आपसे क्वेश्चन बना के पूछे कि क्या इक्वल अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करने की स्कूलिंग की हम कोशिश कर रहे हैं, तो बोलना हाँ। इसके बाद में अगला पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि इस समग्र शिक्षा स्कीम का विजन क्या है, मतलब हम क्या देखते हैं, इससे क्या अचीव हम लोग फ्यूचर में कर सकते हैं। तो स्कीम मेनली सपोर्ट करती है स्टेट्स को इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। तो आप इसको याद कैसे रखोगे, मैं आपके लिए लिख देता हूं कि सपोर्ट टू स्टेट टू इंप्लीमेंट राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। अब आपको ये तो पता ही होगा कि राइट टू एजुकेशन एक्ट एक फंडामेंटल राइट है। कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आता है ये? आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A किससे रिलेट करता है? राइट टू लाइफ। इसी के साथ जो दूसरा हमारा विजन है वो है इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल स्कूल एजुकेशन को प्रोवाइड करना। अब ये इंक्लूसिव और इक्विटेबल एजुकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस डायरेक्टली रिलेट्स विद द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में पता होगा। अगर हाँ, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में जो एजुकेशन का गोल है, डेट इज गोल 4, उसके 4.1 और 4.5 में
हमने कुछ और भी गोल्स लिए हुए हैं। जैसे 4.1 में हमने एम लिया हुआ है कि हर बॉय और गर्ल को कंप्लीटली फ्री इक्विटेबल और कंप्लीटली फ्री क्वालिटेटिव प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि जेंडर इक्वेलिटी हम लोग एंश्योर करने की कोशिश कर रहे हैं इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4.1 में फॉर बॉयज एंड फॉर गर्ल्स। 4.5 में हम एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे सारी तरीके की जेंडर डिस्पैरिटीज को। तो ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। क्लियर? 4.1 में हम क्या कर रहे हैं कि बॉयज और गर्ल्स को कंप्लीटली फ्री इक्विटेबल और क्वालिटेटिव प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, और 4.5 में हम जेंडर डिस्पैरिटीज को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब समग्र शिक्षा अभियान के आपको कुछ बेसिक फीचर्स पूछे जा सकते हैं, तो अब हम लोग ये थोड़े से बेसिक फीचर्स देख लेते हैं इस स्कीम के, जिसमें सबसे पहला जो इस समग्र शिक्षा अभियान का इंपॉर्टेंट फीचर है वो है स्कूल एजुकेशन में कंटिन्यूटी प्रोवाइड रखना। हम जानते हैं कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में बहुत सारे बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो इस चीज को हमें कंटिन्यूटी को यहां पे मेंटेन रखना है। दूसरा फीचर है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म। अब ये भी हम जानते हैं कि बहुत तरीके से हमारा एडमिनिस्ट्रेशन लैक करता है, जिसके थ्रू हम प्रॉपर एजुकेशन को प्रोवाइड नहीं कर पाते। तो ये स्कीम के थ्रू हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पे स्टेट जो है वो अपने इंटरवेंशंस को प्रायोरिटाइज कर पाए कि उनको कहां पे और कितना इंटरवेंशन करना है। इसके बाद तीसरा फीचर है क्वालिटी पे, क्योंकि आपने देखा होगा कि एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है प्रथम, उसने बहुत बार ये बताया है कि 7th क्लास का स्टूडेंट 2nd क्लास के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा। तो इसी कारण से इस चीज को हम इन 2 T's पे, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, टीचर और टेक्नोलॉजी, इसके माध्यम से इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग करने की भी कोशिश करेंगे ताकि हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव किया जा सके। इसी के साथ अगला फीचर आएगा इसमें साइंस और मैथ के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना, जो कि सपोर्ट दिया जाएगा अंडर द राष्ट्रीय आविष्कार अभियान। तो राष्ट्रीय आविष्कार अभियान, इसको आप ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत एनकरेज किया जाएगा साइंस और मैथ्स के लिए। इसी के साथ इस प्रोग्राम में एनकरेजमेंट दिया जाएगा फाउंडेशनल स्किल्स पे, और ये जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं ये किसके द्वारा दी जाएंगी? पढ़े भारत बड़े भारत फाउंडेशनल स्किल्स पे भी इस स्कीम के अंतर्गत जोड़ दिया जाएगा, जो बेसिकली किया जाएगा पढ़े भारत बड़े भारत। अगला फीचर होगा यहां पे डिजिटल एजुकेशन को इंप्लीमेंट करना। बेसिकली इसके थ्रू टीचर्स जो हैं वो ज़्यादा इफिशिएंट हो पाएंगे। स्टूडेंट्स इजीली विजुअल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू, जैसे मान लीजिए न्यूक्लियर फिजन समझाना है टीचर को, और उन्होंने दिखा दिया कि कैसे न्यूट्रॉन टकराते हैं, यूरेनियम 235 क्या होता है, तो बच्चा जल्दी से ग्रास्प कर पाएगा। ठीक है, और इसी कारण से डिजिटल एजुकेशन को प्रोवाइड करने के लिए, जो कि एक फीचर है समग्र शिक्षा अभियान के तहत, हमारी गवर्नमेंट ने डिजिटल स्मार्ट बोर्ड्स लगाने की एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, जिससे डिजिटल एजुकेशन को प्रमोट किया जा सके। तो यहां पे ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड भी आपको अगर ध्यान रहे तो इट विल बेनिफिट यू। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड, हर क्लास को डिजिटल बना दो। इसके बाद में कुछ और भी इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मैं आपको यहां पे सिर्फ नाम बता देता हूं, जिसके थ्रू इस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करने में गवर्नमेंट को हेल्प मिलेगी, जैसे शगुन। अब आपका होमवर्क ये रहेगा, आप मुझे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में बताओगे, इसका फुल फॉर्म क्या है, UDISE+। इसके बाद में शाला सारथी, शाला सारथी और शाला कोश। राइट, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे बताओगे कि ये जो चीजें हैं इसके थ्रू कैसे हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनकरेज कर रही है एजुकेशन को। इसके बाद में अगला फीचर अगर हम लिखना चाहें तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स। स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स कैसे? बेसिकली स्वच्छ विद्यालय का प्रोग्राम को सपोर्ट करके ये हम करने की कोशिश करेंगे। स्वच्छ विद्यालय,
गवर्नमेंट स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बना के हम स्कूल को स्ट्रेंथन करने की कोशिश करेंगे। अगला फीचर है ऑफ कोर्स गर्ल्स एजुकेशन, इसको तो पीछे छोड़ ही नहीं सकते, ये हर स्कीम में होता ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम के तहत भी इसको हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके बाद में यहां पे वोकेशनल और सॉफ्ट स्किल डेवलपमेंट की भी बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के थ्रू नॉलेज देने की कोशिश की जा रही है। यहां पे एम्फेसिस दिया जा रहा है कौशल विकास पे, है ना। तो कौशल विकास के लिए कभी भी कोई चीज आए तो आप ध्यान रखना कि वो समग्र शिक्षा अभियान का भी पार्ट है। स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन पे यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा है, तो स्पोर्ट्स भी एक क्राइटेरिया है, आपको भूलना नहीं है। और साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो अमूमन हमसे छूट जाता है वो है कि रीजनल बैलेंस बनाने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके आगे बढ़ना चाह रही है सरकार, जिसमें जो एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स हैं, जैसे मान लीजिए जो लेफ्ट विंग अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं ना, जैसे हमारा दंतेवाड़ा हो गया, इस तरीके के जो डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, बॉर्डर एरिया डिस्ट्रिक्ट्स हो गए, ऐसे 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स, 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हमारी नीति आयोग ने निकाले, जिस पे हम स्पेशल फोकस दे रहे हैं। तो ये आपको नंबर याद रखना है। आखिरी में बात कर लेते हैं इसके फंडिंग पैटर्न के बारे में। जैसा हर स्कीम में हमको देखने को मिलता है, कोई अलग नहीं है, बिल्कुल लगभग वैसा ही है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। दो तरीके की होती हैं, सेंट्रली सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम वो होती हैं जहाँ पे स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करती हैं। तो फंडिंग पैटर्न कुछ इस तरीके से है कि अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो 100% फंडिंग जो है वो सेंटर के द्वारा दी जाएगी। जो बाकी के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके पास में लेजिस्लेचर है खुद की, दैट मीन ऑल अदर स्टेट्स एंड टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर, वहां पे पैटर्न होगा 60:40 का। मतलब यहाँ पे दिल्ली, पौंडीचेरी और कौन सी यूनियन टेरिटरीज अभी बनी है जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर है, ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। और साथ ही जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं और हिमालयन स्टेट्स हैं, वहां पे जो फंडिंग पैटर्न रहेगा वो हमेशा की तरह जैसा रहता है सेंटर और स्टेट के बीच में, डेट इज 90:10। इस फंडिंग पैटर्न पे इस स्कीम को चलाया जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपने बहुत सारी चीजें इसमें सीखी होंगी, समझी होंगी। अगर हाँ तो आप अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर कर सकते हैं, so that they might also need and like if you share with them. In the end, stay tuned with me for the future lectures. Keep shining. Have a good day.